हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो अब हमारा टॉपिक है वो डिस्पर्सन को ही हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। हमने पिछले जो लेक्चर गया है उसमें डिस्पर्सन की डेफिनेशंस और वायलेट कलर का जो डेविएशन होता है प्रिज्म के थ्रू वो सबसे ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है, उसका रीज़न हमने पढ़ लिया था। उस फिनोमेना का नाम ही हमने क्या रखा था, जब भी कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में वो टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इस फिनोमेना का ही नाम हमने डिस्पर्सन दिया था। ठीक है, इसका कोज भी आपको बता दिया था और एक वॉलेट कलर रेड कलर की कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा डेविएट होता है ये भी आपको समझा दिया था। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें इस टॉपिक में अभी बची हुई हैं। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। एंगुलर डिस्पर्सन हमारे टॉपिक का नाम है। और मान लो इसको समझाने के लिए हम एक प्रिज्म लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एक वाइट रे आई, लाइट है, वाइट रे ऑफ लाइट ऑफ वाइट, मतलब रे कह सकते हैं किसकी, वाइट लाइट की। ये यहाँ आके टकराई, इंसिडेंट हुई और जैसे इससे डिस्पर्स होगी तो ये वैसे अगर प्रिज्म नहीं होता तो इससे दी जाती है ऐसे। ठीक है बेटा, लेकिन जैसे इसके अंदर आई तो अलग अलग 7 कलर में जाएगी। सबसे पहले मान लो हमारी ये इधर से ऐसे करके ये एक रेड कलर के लिए गई और ऐसे ही सबसे लास्ट में हमारे ऐसे करके और सबसे ज़्यादा एंगल से डेविएट होगी वो वॉयलेट कलर के लिए होगी। ये वॉयलेट कलर के लिए, ठीक है, वी के लिए, और ये आर के लिए, विव गौरव में। बाकी सब कलर इसके बीच में आ जाएंगे। ऐसे ही हमने एक बीच में ये ले लिया मान लो, और ये येलो कलर जो होता है इसको हम मानते हैं मीन, या बीच में जो कलर आता है उसको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज हमें नहीं ज़रूरत होती इस चीज़ की। ये एक्सट्रीम कलर्स होते हैं विव गौरव के, वायलेट टू रेड, सबसे कम डेविएशन। अगर हम देखें कितना डेविएशन हुआ तो इसको पीछे बढ़ा दो, ये जो एंगल बना ये बना डेल्टा आर। ठीक है पुत्र, इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ, आप डॉटेड डॉटेड बढ़ाओ तो इसमें जो बड़ा एंगल बना है इस एंगल को हम नाम देंगे डेल्टा वी वॉयलेट। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बाकी सारे कलर समा गए हैं। दो एंगल्स के बीच में डेल्टा वी और डेल्टा आर के बीच में सभी के बाकी एंगल आ जाएंगे तो उसको हम देंगे एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है, एंगुलर डिस्पर्सन को डिफाइन किया जाता है डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है वो डिफरेंस होता है जो डेविएशन हुए हैं कौन से, रेड कलर और वॉयलेट कलर के, उन दोनों के डिफरेंस ऑफ द डेविएशन एंगल, डिफरेंस ऑफ द डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल ऑफ टू एक्सट्रीम कलर, एक्सट्रीम कलर, एंड्स वाले एक्सट्रीम और एंड कलर्स, एंड भी बोल देते हैं, एंड कलर्स जो सिरे होते हैं उन दोनों के। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा किस में होता है, वॉयलेट में, और सबसे कम किस में होता है, रेड में। इन दोनों का डिफरेंस है वो एंगुलर डिस्पर्सन कहलाएगा। ठीक है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो डेल्टा होता है, डेविएशन होता है, वो होता है म्यू -1 इंटू ए। इसको रेड के लिए लिखेंगे तो यहाँ रेड ले लेंगे क्योंकि ये रेड कलर के लिए म्यू आर अलग हो जाएगा कोचीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और ये यहाँ से ए आ गया। वायलेट के लिखेंगे तो यहाँ वायलेट लिख देंगे, यहाँ म्यू वायलेट हो जाएगा -1। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये ऐसे हमने लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करें, ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा म्यू वायलेट -1 में से सब्ट्रैक्ट होगा म्यू रेड -1 और सारे से कॉमन ए आ जाएगा। और यहाँ से लिखेंगे तो ये हमारे पास हो गया भाई ऐसे, एक 1 से 1 कट जाएगा, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए, ये कहलाता है एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन हमारा किसके बराबर आ गया भाई, म्यू वॉयलेट माइनस म्यू रेड इंटू
ए, ठीक है। और यहाँ से इस इक्वेशन से हमें साफ दिखने लग रहा है एंगुलर डिस्पर्सन जो है ये बन गया। किसी भी प्रिज्म के अंदर जो एंगुलर डिस्पर्सन होता है वो म्यू पे डिपेंड करेगा। म्यू पे डिपेंड करने का मतलब होता है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म के मटेरियल्स पे डिपेंड करेगा, और ए एंगल ऑफ प्रिज्म पे, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म इन दो बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपने। एंगुलर डिस्पर्सन किसी भी प्रिज्म में किन पे डिपेंड करता है? एक तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द मटेरियल्स फॉर्मिंग द प्रिज्म को जो बना रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म का कितना एंगल है, ये वाला एंगल जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, ए नाम देते हैं। समझ में आया बेटा आपको? ये है एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है? वो डिफरेंस होता है टू एक्सट्रीम कलर्स एंड कलर्स के बीच का, उसको उसी में सारे बाकी कलर अंदर आते हैं उसी के अंदर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है बेटा, इसको समझना आपने, ठीक है। बस डेफिनेशन रखो और बाकी उसको यूज कर दो, एज इट इज काम हो जाएगा, ठीक है। अगली डेफिनेशन जो होती है वो है डिस्पर्सिव पावर की, ठीक है बेटा, डिस्पर्सिव पावर। तो इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं डिस्पर्सिव पावर के लिए। छोटी डेफिनेशन है ये, मे भी कहीं काम आ जाए। डिस्पर्सिव पावर, इसको ओमेगा से लिख देते हैं ऐसे। और ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनो अब। ये रेशियो होता है एंगुलर डिस्पर्सन का, एंगुलर डिस्पर्सन जो आपसे पहले पढ़ा, थोड़ी देर पहले डेफिनेशन पढ़ी, एंगुलर डिस्पर्सन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। समझने की कोशिश करना, मीन डेविएशन मतलब ये डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड का जो डिफरेंस होता है उसके बटे में डेल्टा लेना है, एवरेज लेना है आपने। ये डिस्पर्सिव पावर होती है, ठीक है। ये चीज हमने वहां निकाली हुई है, वो लिखी हुई है, देखो क्या बन जाएगा, म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड इंटू ए। और मीन के लिए हम अकेला सबका एवरेज लेके चलेंगे, उसके लिए सीधा ये लिख देते हैं। अब यहां से ये कट जाएगा और ध्यान दोगे तो ये म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, ये डिस्पर्सिव पावर होगी भैया, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने बेटा, समझना इस चीज को। ध्यान में क्या रखना आपने, एक बार याद कर लिया तो याद कर लिया बस, ठीक है। डिस्पर्सिव, अब गौर से देखोगे तो इसमें ये भी म्यू है, ये भी म्यू है, ये भी म्यू है। तो जो डिस्पर्सिव पावर होती है, पावर, डिस्पर्सिव पावर इज ऑलवेज ऑफ ए प्रिज्म, प्रिज्म की होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म ए था उसके इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि इसमें कहीं ए आया हुआ नहीं है। अब ध्यान से सुनो, जो ये मीन के लिए हमने ये लिया है डेल्टा, अब समझना भाई, मीन के लिए हमने क्या करना है, ये डेल्टा जो लिया है, अगर वह येलो कलर का दे रखा है तो येलो कलर का सीधा यूज कर देंगे हम, वो भी मीन की तरह माना जाता है। अगर आपको कुछ दे ही नहीं रखा, सिर्फ एक्सट्रीम के दे रखे हैं, तो हम इसको डेल्टा को क्या करेंगे, इन दोनों का जो म्यू आया हुआ है, दोनों का डेल्टा इज इक्वल टू दोनों का जो डेविएशन आया हुआ है उसको 2 से डिवाइड करके भी न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, अगर ये दे रखे हैं तो। अगर सातों दे रखे हैं, सभी दे रखे हैं, तो सभी का फिर ऐड करेंगे 7 का, वायलेट का, इंडिगो का, और सब का ऐसे ऐसे रेड तक का डिवाइड बाई 7, उनको यूज करके डेल्टा की जगह यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे आपने ध्यान रखना है। बस एक बात जरूर याद रखनी है कि डिस्पर्सिव पावर जो होती है वो सिर्फ नेचर ऑफ दी
मटेरियल्स फॉर्मिंग द प्रिज्म, प्रिज्म को जो बना रहा है उसके नेचर पे डिपेंड करती है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है, ना कि उसके एंगल ऑफ ए प्रिज्म पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बस। ओके, इस चीज़ को याद रखना आपने। अब इसमें कई सारी चीज़ें और भी आती हैं, बस हमने बेसिक सी डेफिनेशन को ही अभी याद रखना है। ठीक है, अलग अलग अगर मटेरियल है लेंस का तो अलग अलग डिस्पर्सिव पावर हो जाएगी उस प्रिज्म का जो बना रखा है प्रिज्म, मान लो उसका कोई क्राउन ग्लास से बना रखा है, कोई फ्लिंट ग्लास से बना रखा है, तो दोनों की डिस्पर्सिव पावर डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना हमने। ठीक है बेटा, उसके बाद एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। छोटी छोटी डेफिनेशन है बस। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको भी पूछ लेते हैं कई बार। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, मान लो सन से लाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर में आएगी। एटमॉस्फेयर में होते हैं पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे और थोड़ी देर के बाद इस लाइट को दोबारा अपने आप रीइमिट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो हर डायरेक्शन में जाएगी, वो हर डायरेक्शन में चली जाएगी। इस तरीके से जो हमारी एक लाइट आने लग रही थी ये वाली, इसको मैं अलग से दिखा दूं, ये सन से आने वाली लाइट को थोड़ा डार्क बना दिया मैंने, ये जो है ये आई और फिर ये ऐसे ऐसे करके औरों में चली गई, सब डायरेक्शंस में चली गई। इस फिनोमिना का क्या नाम है, लाइटें स्कैटर्ड हो गई है, फैल गई है। समझना बेटा जो मैं कह रहा हूँ, सन से लाइट आएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर आई, वहाँ पार्टिकल्स होंगे, एटम मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी होंगे उनके अंदर, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा से छोड़ देंगे और वो हर डायरेक्शन में चली जाएगी। जब ये आ रही थी एक विशेष डायरेक्शन से, अब गई हर डायरेक्शन में है, तो इस जो हर डायरेक्शन में गई है इस लाइट का नाम हो जाएगा स्कैटर्ड लाइट। क्या नाम हो जाएगा इसका बेटा, स्कैटर्ड लाइट। ठीक है, और ये स्कैटर्ड, ये जो पार्टिकल्स थे ये स्कैटरिंग पार्टिकल्स कहलाएगा, स्कैटरिंग पार्टिकल्स। और ये जो लाइट इधर गई है स्कैटर्ड लाइट कहलाएगी, क्योंकि हर डायरेक्शन में गई है ना, तो स्कैटर्ड लाइट कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो लाइट फैली है स्कैटर्ड है, ये किस कलर की कितनी ज़्यादा फैलेगी, इसके लिए रेले एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है बेटा। ठीक है, जिसको हम रेले स्कैटरिंग लॉ के नाम से जानते हैं, रेले स्कैटरिंग लॉ। क्या कहा है रेले ने कि जो लाइट आने लग रही है, वो जो भी पार्टिकल से टकराएगी, जो लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट आ रही है, अगर उसकी वेवलेंथ, उसके अंदर जो वेवलेंथ होती है और जो टकराने वाला पार्टिकल है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स है, अगर दोनों का साइज कंपेरेबल है, एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक है, तो स्कैटर्ड लाइट सबसे ज़्यादा होगी स्मॉल के लिए। ठीक है, और इंटेंसिटी जो होगी आपकी, जैसे बुक में भी दे रखा है कि एम्पलीट्यूड इसके अंदर, कि जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पावर ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, पर कब है, व्हेन साइज ऑफ द पार्टिकल्स आर कंपेरेबल विद द वेवलेंथ। उसके नजदीक होगी, जितनी ज्यादा नजदीक होगी वो इस फार्मूले को उतनी ही ज्यादा स्कैटरिंग के को फॉलो करेगी। जितनी वेवलेंथ कम है उतनी ही ज़्यादा वो स्कैटर्ड होगी, जितनी ज़्यादा है उतनी वो कम स्कैटर्ड होगी। ये रेले ने बताया था और इसको ध्यान में, ये आपको याद रखना है इंटेंसिटी को। ठीक है, अब आपकी बुक में जैसे दे रखा है उसमें क्या कर रखा है, ये एक फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसको कैसे किया हुआ है, ये बराबर है AV अपॉन ये एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। ए क्या है, एट ए डिस्टेंस R डिस्टेंस पे जो लाइट गई उसका एम्पलीट्यूड है ये जो दे रखा है, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव है, ये साइज ऑफ द पार्टिकल है। ठीक है, और अब नीचे हम जो लिखेंगे R लैम्डा स्क्वायर, ये बुक में दे रखा है। और हमें पता है जो इंटेंसिटी होती है वो पार्टिकल जो स्कैटर्ड का एम्पलीट्यूड होता है ना, एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट, लिखा हुआ आपकी बुक में स्कैटर्ड लाइट, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। अब यहाँ से इन सभी के लिए ये सब कांस्टेंट हमने मान लिया, आर डिस्टेंस के ऊपर मानना है इसको, तो आर डिस्टेंस पे क्या हो जाएगी 1/λ का 4, ठीक है, यहाँ से बनाया गया इसको। और हमने ये याद रखना है मेनली, द इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी 1 मतलब फोर्थ पावर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोर्थ पावर ऑफ द, is inversely proportional to the fourth power of the wavelength of the light incident। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपने इसमें इसको ध्यान में रखना है। अब सुनो इसी के बेस पे क्या होता है, इसी के बेस पे कई सारी चीजें अपने देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा, इसी को अप्लाई करते हैं हम अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, देखो कैसे होता है इसका यूज। ब्लू कलर ऑफ स्काई, ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, इसी से जो स्काई का कलर ब्लू होता है वो क्यों होता है। अभी आपको बताया स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब विबग्योरो ऐसे लिखा हुआ, तो V से R तक जाते हैं तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ होती है भाई लैम्डा, सबसे कम VR लेस देन VR, सॉरी ये यहां से मैंने ऐसे लिख दिया, गलत लिख दिया, ये लिखना हमने लैम्डा V लेस देन लैम्डा R। रेड कलर, वॉयलेट कलर की या ब्लू कलर की, वॉयलेट कलर के बाद क्या आता है इंडिगो, फिर क्या आता है ब्लू, ऑलमोस्ट सेम से कलर के होते हैं ये। और ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा एप्लीकेबल कब होता है, जब पार्टिकल का साइज जो है ना वो वेवलेंथ के कंपेरेबल हो जाए, बिल्कुल क्लोज आ जाए। तो इंडिगो, ब्लू और वायलेट, इसमें ब्लू कलर के सबसे ज्यादा नजदीक आ जाती है, क्योंकि ये वायलेट होती है, इंडिगो ब्लू, बिल्कुल ब्लू कलर नहीं होता, आपने देखा होगा स्काई का। इन तीनों का मिला जुला और सबसे ज्यादा उसमें इफेक्ट आता है ब्लू का, क्योंकि ब्लू के जो वेवलेंथ है वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल जो स्कैटर्ड करते हैं लाइट में, इसकी ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स हैं जो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं उनके सबसे क्लोज होती है और वो सबसे ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इस कारण से, इसी कारण से जो ब्लू कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा, और बाकी रेड कलर सबसे कम होगा। इसलिए हमें आसमान का जो कलर होगा सबसे फैला हुआ, सारा ज़्यादा फैला हुआ क्या दिखेगा, ब्लू कलर दिखेगा। ठीक है, लिख दोगे बेटा इसके अंदर एक बात। नंबर 2, इसी को लेके चलते हैं। एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, सनसेट, सनराइज एंड सनसेट, सनसेट के दौरान रेड कलर ऑफ सन इज सीन, दिखता हमें लाल कलर का सन दिखता है। वो क्या होता है, ये अर्थ है, ऐसे इसका एटमॉस्फेयर बना होगा। ठीक है, जब ऊपर से हॉरिजॉन से ऐसे घूम के आता है, यहां सन है कहीं, तो पूरे एटमॉस्फेयर, लॉन्गर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के लंबे पार्ट से हमारे पास पहुंचती है लाइट। ठीक है, तो यहां से जब लाइट चलेगी तो व्हाइट लाइट में सभी कलर्स होंगे, सब स्कैटर्ड होने हो जाएंगे। ब्लू सबसे पहले स्कैटर्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब हो जाएंगे, और लास्ट में सबसे कम स्कैटर्ड कौन सा होता है, सबसे कम फैलता कौन सा है, रेड। इस कारण से रेड कलर हमारी आईज तक पहुंच पाएगा। जैसे ये ऊपर आएगा तो यहाँ स्मॉलर पार्ट्स में हो जाएगा, इक्वली सब पहुंच जाएंगे तो हमें ब्राइट दिखाई देगा। फिर ये सेम सिचुएशन हमारी एट द टाइम ऑफ ए सनसेट होती है। अगेन लॉन्गर पार्ट से आना होता है,
सारे कलर बीच में एटमॉस्फेयर में स्कैटर्ड हो चुके हैं। सिर्फ रेड कलर कम स्कैटरिंग की वजह से हमारी आइज में एंट्री करता है, इसलिए हमें सन का कलर रेड दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज। ठीक है, सेम रीजन से, बिल्कुल सेम रीजन से, यही रीजन है डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। आर ऑलवेज ऑफ रेड कलर। रेड कलर के होते हैं। फिर वही रीजन, क्योंकि रेड कलर क्या होता है, सबसे कम स्कैटर्ड होता है, वो काफी दूर से हमें दिखने लग जाता है, इसलिए जब कोई खतरे का निशान होगा तो हमें दूर से दिख जाए तो ज्यादा हमारे लिए बेटर होता है। बैकलाइट ऑफ द व्हीकल्स, रियर लाइट जो होती है, बैकलाइट ऑफ व्हीकल्स, वो भी सब रेड कलर की होती हैं। आर ऑलवेज ऑफ रेड कलर, रेड कलर की होती हैं बेटा, सेम रीजन से, क्योंकि रेड कलर फैलेगा कम, स्कैटर्ड कम होगा तो लॉन्गर डिस्टेंस तक जाएगा, वो दूर तक जाता है और इस कारण से हमें दूर से ही दिखना शुरू हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। इवन साइकिल जो होती है उसके पीछे जो मड गार्ड होता है उस पर छोटा रेड कलर का फ्लोरोसेंट का लगा होता है ताकि लाइट गिरते ही वो हमें दूर से ही दिखना शुरू हो जाए, तो ये ध्यान रखना है आपने। ब्लू कलर ऑफ स्काई एट द टाइम सनराइज और सनसेट, रेड क्यों दिखता है? रेड कलर ऑफ सन जो होता है, ये रेड कलर फॉर डेंजर सिग्नल, सॉरी सभी डेंजर सिग्नल रेड कलर के ही क्यों होते हैं? व्हीकल्स की बैक लाइट जो होती है, पीछे वाली रियर लाइट होती है, वो रेड कलर की ही क्यों होती हैं? वो आपने, इस सभी का सेम रीजन है। पर क्लाउड्स हमें व्हाइट क्यों दिखते हैं? रीजन ये है, क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट, क्लाउड्स आर जनरली व्हाइट। ये क्यों दिखते हैं हमें? क्यों होते व्हाइट? अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो रेले का लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है जब स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो होते हैं, जो लाइट इंटेंसिटी आके गिरती है, जो पार्टिकल स्कैटर करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, इनका साइज जो होता है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल हो, बराबर हो, आसपास हो, तो स्कैटरिंग लॉ फॉलो होता है। लेकिन जब क्लाउड्स में होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, इसमें तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर सब मिलके साइज ऑफ द पार्टिकल्स बड़े बन जाते हैं। इसमें जो बड़ा होता है क्लाउड जिससे बना होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, और वो जो लाइट आ रही है सन की तरफ से उसके ऊपर ये रेले का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, जिस कारण से सभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इक्वली स्कैटर्ड हो जाते हैं, जिस कारण से हमें क्लाउड कैसे दिखते हैं, वाइट ही दिखते हैं, जैसे लाइट है वैसे ही दिखेंगे। ठीक है बेटा, जनरली ये चीज़ ध्यान रखनी है। जब इन्हें बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, ये आ जाता है तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे पास आने ही नहीं देते, तब हमें ब्लैक दिखाई देते हैं। आप कह सकते हो जो एटमॉस्फेयर, जब बारिश का काम होता है तब हमें वो ब्लैक क्यों दिखते हैं, उसका रीज़न ये होता है। ठीक है बेटा, आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, सब याद रखनी है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया या नहीं, ये ध्यान रखना है। एक छोटा काम और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो के बारे में और पढ़ लेते हैं बस। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत आपसे पूछी जा सकती है। इसका कारण आजकल नहीं रहा इतना इम्पोर्टेंट ये, पर हमने कई चीज़ें इसमें कवर की है। रेनबो, रेनबो, रेनबो क्या होता है बेटा? बारिश के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर की ड्रॉप्स जो होती हैं, वो ड्रॉपलेट्स बोल देते हैं, ड्रॉप्स बोल दो, ड्रॉपलेट्स बोल दो, वो हैंग हो जाती है, सस्पेंड हो जाती है, रुक जाती हैं। और जिनमें से जब सनलाइट पास होती है तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और डिस्पर्सन भी होता है, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए अलग अलग म्यू बन जाएगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ से, वेरिएबल थिकनेस की होती है, जैसे प्रिज्म की तरह होता है ऐसे ही। तो ये ड्रॉपलेट जो होती है ना, ये एक छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करती हैं जब बारिश के बाद वेट पोस में रुकती है, जिसके कारण से हमें अलग अलग कलर के स्प्लिटिंग होकर दिखती है, और वो 7 कलर में बटा हुआ हमें दिखता है, तो उसका नाम बोलते हैं रेनबो। तो रेनबो क्यों होता है, समझ में आ गया आपको? रेनबो जो होता है वो डिस्पर्सन इज टेकिंग प्लेस इन द स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैंगिंग इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर रेन। अकेले डिस्पर्सन नहीं, इसके अंदर डिस्पर्सन होता है, तो इसमें आपको पता है डिस्पर्सन में भी क्या होता है, रिफ्लेक्शन होते हैं, डबल होते हैं, ट्रिपल हो जाता है, रिफ्लेक्शन भी होते हैं, उससे मिलकर उस सारे प्रोसेस का ही नाम
तीनों कॉम्बिनेशन से हमें ये मिलता है रेनबो। यूजुअली जब भी हमें रेनबो देखने को मिलता है तो उसमें दो तरह के रेनबो होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बन रहा हो तो कभी ध्यान दोगे तो 7 कलर के अलावा कई बार हमें ज़्यादा कलर दिख जाते हैं। तो उसमें हर बार कोशिश तो बनते तो दो ही हैं, पर हमारी आईज तक कई बार एक ही पहुंच पाता है, कई बार एक बार भी नहीं। और विशेष कंडीशन में ही होता है ये, रेनबो की विशेष कंडीशन होती है। अगर आपको रेनबो देखना है तो ध्यान रखना, जब भी रेनबो आपको दिखेगा तो ध्यान रखना, रेनबो दिख रहा होगा तो सन आपकी बैक में होगा, ठीक है, पक्का। सन की तरफ तो कभी दिखेगा ही नहीं आपको। पहली कंडीशन है टू सी ए रेनबो द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर शुड बी टुवर्ड्स सन। सन की तरफ होनी चाहिए बैक ऑफ द ऑब्जर्वर कह लो, व्यूअर कह लो, देखने वाले की जो बैक होगी वो सन की तरफ होगी, ये ध्यान रखना है। हम ना ऐसे देखने लग रहे हैं तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आपको मैं समझाता हूं। रेनबो दो होते हैं, एक प्राइमरी रेनबो होता है, एक सेकेंडरी रेनबो होता है। प्राइमरी में उसी तरीके से जैसे पहले बने हैं विप गौरव के हिसाब से, विप गौरव ऐसे बनेगा। इसमें उल्टे कलर बनते हैं, विप गौरव उल्टा बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, मैं बता रहा हूं, अभी आपको समझाऊंगा कैसे होता है ये। मान लो सन इधर है, तो सबसे पहले अभी आपको समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, एक ड्रॉप हमने यहां ले ली, एक ड्रॉप ले ली, ठीक है। सन से इधर से रे आई और इस रे ने यहां एंटर किया ऊपर वाले हिस्से में। प्लीज समझना अब इस चीज को, प्राइमरी रेनबो का कारण क्या होगा अभी बताएंगे। रे इधर हम देखने लग रहे हैं तो यहां से यहां रिफ्रैक्शन होगा, रेयर टू डेंसर, ये इधर गई, ठीक है। अब यहां जब दोबारा इसके ऊपर टकराएगी तो ये यहां जो एंगल बनेगा वो क्रिटिकल से ज्यादा बन जाएगा, या रिफ्रैक्शन की बजाय रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहां रिफ्रैक्शन हुआ, यहां रिफ्लेक्शन हुआ, फिर रिफ्रैक्शन होगा। यहां आने के बाद अब डेंसर से रेयर में जाना इसको आवे तो ये आवे हट जाएगी, थोड़ी ऐसे होकर हमारे पास आएगी, ये यहां आ गई और हम यहां कहीं खड़े हैं, इसको देख रहे हैं, तो हमारी आईज में ये 40 डिग्री के आसपास करेगी। और सबसे पहले ये कंडीशन वॉयलेट कलर के लिए होगी, वी के लिए एडजस्ट होगी। फिर थोड़ा ऊपर हम देखेंगे तो कोई रे मान लो यहां कहीं है तो बीच में अलग कलर आ जाएंगे, और जैसे ही अगले केस में आएगा उसमें भी यही काम होगा, सब में यही हो रहा होगा, अलग अलग ड्रॉपलेट्स तो बहुत सारी होंगी। फिर रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन जाके यहाँ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ आएगा रिफ्लेक्शन हो जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन ऐसे होना चाहिए था, फिर ये इधर आ जाएगी। और ये हमारा रेड कलर के लिए ऐसे होगा, ऐसे बनेगा पहले प्राइमरी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारा ये विप गौरव, ठीक है, ऐसे बनेगा। और इसके लिए जो कलर होगा वो होगा 42 डिग्री। और प्राइमरी रेनबो, ये प्राइमरी है, बुक में बड़ा अच्छे से बना रखा है, प्राइमरी रेनबो, इसका जो एंगल ऑफ व्यू होगा नीचे से ग्राउंड से हम देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 41 डिग्री पे दिखाई देता है आपको। और ऐसे देखेंगे तो सन इधर है भाई, बैक में उल्टा पीछे की तरफ है सन, ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर आई इधर है तो बैक इधर है, बैक ऑफ द ऑब्जर्वर इज टुवर्ड्स सन, ध्यान रखना। अब जैसे ऊपर जाएंगे, कंडीशन बहुत अच्छी हेल्थी कंडीशन हो रही है, तो यहाँ कोई एक रे हो और ड्रॉप मान लिया हमने, और बाई चांस ऐसा हो कि इसमें रे आए और यहाँ से नीचे वाले पार्ट से एंट्री करे, ये रिफ्रैक्शन हो गया, फिर इंटर रिफ्लेक्शन हो गया, फिर इंटर रिफ्लेक्शन हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ आ जाए, ठीक है। यहाँ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, मैंने लिख दिया रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, एफ या एल लिखा हुआ है, तो ये एंट्री करे। इस कलर में इस लोअर पार्ट से एंट्री की है, दो बार एक बार रिफ्रैक्शन, फिर दो बार रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन, ऐसे में सबसे पहले कंडीशन रेड कलर की सेटिस्फाइड होगी, रेड के लिए। और ये जाके होगी हमारी 51 डिग्री के लिए,
दिस इज फॉर 51 डिग्री। और फिर इससे ऊपर आएंगे तो हमारे पास फिर वही एक रे ऊपर से आएगी, ऐसे चली, लोअर पार्ट से एंट्री करेगी, रिफ्रैक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन होगा, फिर रिफ्लेक्शन और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, और उसके बाद इस पॉइंट पे आके फिर ये ऐसे आएगी, हमारी आइज में एंट्री करेगी। इसके लिए 54 डिग्री का एंगल होगा, ये 54 का लिखा होगा, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा हमारी वायलेट कलर की। रिवर्स ऑर्डर में बनेगा सेकेंडरी, इसके लिए 51 डिग्री, इसके लिए 54 डिग्री, बाकी सभी कलर बीच में होंगे, और ये होगा सेकेंडरी रेनबो। रेनबो कोई आपसे पूछे रिवर्स क्यों बनता है तो जवाब देना। सेकेंडरी रेनबो की फॉर्मेशन कैसे होती है? जब रे सन से आती हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, लोअर पार्ट से एंट्री करती हैं, एक बार रिफ्रैक्शन, फिर 2 बार टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। मतलब इस केस में अपर पार्ट से एंट्री की, रिफ्रैक्शन एक बार हुआ, सॉरी रिफ्रैक्शन 2 बार और टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एक बार हुआ, तो सबसे पहले वायलेट कलर की कंडीशन सेटिस्फाइड हुई। इस केस में नीचे वाले पार्ट से एंट्री करेगा, 2 रिफ्रैक्शन होंगे, 2 टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होंगे, और इस ऐसे केस में सबसे पहले आर रेड कलर के लिए 51 डिग्री पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो रिवर्स कर हमें दिखेगा ये। ठीक है, रिवर्स दिखने का कारण समझ में आ गया, ये ध्यान रखना है। इन फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी रेनबो द कंडीशन फॉर रेड कलर इज सेटिस्फाइड फॉर द लोअर एंगल एट 51 डिग्री and for the violet color it is at 54 degree, so we will see the color in reverse order. Reason is here the ray enters from the lower part, suffer a refraction, then total inter reflection, then again total inter reflection, then a refraction. ठीक है, और इस केस में ये अपर पार्ट से एंट्री करती है, ऐसे जाती है। फिगर बना रखी है आपकी बुक में, अच्छे से समझ के देखना, बड़ा बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। रीजन बिंग वही फिर बताया ना, 2 बार रिफ्लेक्ट, इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन, इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन, 2 बार रिफ्लेक्शन, उसकी वजह से ये काम होने लग रहा है। अलग अलग शेप्स अलग थी, इस कारण से इसमें डिस्पर्सन हो गया ये। ठीक है, अलग अलग कलर के सेटिस्फाइड हो गए, तो रेनबो की फॉर्मेशन होगी। यूजुअली हमें 2 रेनबो दिखते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में ज़्यादा इंटेंसिटी का होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी, ये लो इंटेंसिटी का होता है, ये हमेशा ज़्यादा यही बनता है। ये कम इंटेंसिटी का होता है क्योंकि थोड़ा ऊपर जाके सेटिस्फाइड होता है, लॉन्गर डिस्टेंस से चल के आना पड़ता है, तो इसकी इंटेंसिटी कम होती है, दिखता कम है। ये रेड के साथ रेड दिखे, थोड़ा हल्का रेड, तो समझ रहा है सेकेंडरी बनने लग रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है बेटा। और इसी के साथ हमारा डिस्पर्सन वाला जो टॉपिक है ये भी खत्म हो गया सारा, प्रिज्म वाला। ठीक है, इनके न्यूमेरिकल्स जो है हम इकट्ठे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा आपको। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल हम सारे इकट्ठे भी कर सकते हैं, आपने ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, कर लोगे बेटा। अब इसके बाद सिलेबस में देखेंगे, आई का होगा तो आई का कराएंगे, नहीं तो आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की जो रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर, वो अगला टॉपिक हम करेंगे, जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बेटा, रे ऑप्टिक्स का लास्ट हमारा चैप्टर है, और ये लास्ट टॉपिक होंगे हमारे। ठीक है पुत्र, ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।